नमस्ते। आज मेरे साथ एक बार फिर से अशोक वानखेड़े साहब हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। अशोक भाई, वीकली रैप अप करें उससे पहले तो आज की जो सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जिस तरह से आज भाषण दिया, मुझे लगता है कि बार बार ये नया चक्रव्यूह बनाते हैं बीजेपी आरएसएस, और उसमें ओम बिरला भी एक खास आदमी रहते हैं क्योंकि चक्रव्यूह की कमान उनके हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। और राहुल गांधी उस चक्रव्यूह में से कैसे निकलते हैं ये भी एक देखने में अब अच्छा लगने लगा। राहुल गांधी एक नया टर्म लेके आए और इस बार उन्होंने टर्म लिया इडियट। अब अंधभक्त और इडियट और अपने को भगवान मानने वाला इडियट होता है, ये सब चीजें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बिल्कुल साफ साफ कर दी कि बूझो तो जाने की बात थी नहीं, जो न बूझे उसके लिए होता है। और सबसे बड़ा मुझे अशोक भाई ये लगा कि राहुल गांधी तो कह नहीं रहे थे, जैसे आप मुझे कहिए कि गंजा 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 तो मैं कहूंगा हाँ मैं गंजा मैं गंजा, आपको मैं कहूँ मोटा 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 आप हाँ मैं मोटा। उसी तरह से जैसे इडियट इडियट बोल रहे थे तो बीजेपी वाले चिल्लाने लग रहे थे, वो तो एक बार भी नहीं कह रहे थे, वो सेल्फ एडमिशन था कि हम ही इडियट हैं। लेकिन राहुल गांधी केवल वही नहीं रुके, उन्होंने जो अमित शाह को जिस तरह से आज धाराशाही किया है और ओम बिरला ने जिस तरह से सारी संसदीय परंपराओं को किनारे धाराशाही किया, उनका भाषण पूरा नहीं होने दिया, जब वापस आए तो फिर पूरा नहीं हुआ। मैं आज की कार्रवाई जो है राहुल गांधी के भाषण का इम्पैक्ट, उनको जो बात कहनी थी वो बात कह पाए कि नहीं कह पाए, और बीजेपी जो साफ बैकफुट पे दिखाई दे रही है उसकी बात कर रहे हैं। अशोक भाई, देखिए, राहुल गांधी इस पे बोलने वाले थे, इसलिए कल से बीजेपी को चुन लगी हुई थी। कल से परेशान थे क्या बोलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो आक्रामकता उन्होंने लोकसभा में दिखाई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेके लगातार वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि सरकार असहज हो जाती है। इस बार सरकार वैसे ही बैकफुट में थी, जैन जी के नीचे नाक रगड़नी पड़ी, इस्तीफे लेने पड़े। अब उसके बाद इस बिल पे चर्चा, ये बिल क्या था, हम बार बार कहते हैं कि ये बिल अमेंडमेंट बिल है, ये बहुत पुराना बिल है, 2 बार अमेंडमेंट हो चुका है। 2024 में भी जब अमेंडमेंट हुआ तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबसे कड़ा बिल, और ये इसके बाद कोई चीटिंग नहीं होगी, इसके बाद कोई लीक नहीं होगा। 2024 से 26 आते आते फिर लीक हो गया, फिर उन्होंने वो बात कही। तो कई चीजों पे आज खासकर जो राहुल गांधी ने एक लड़की का साथ जो उनका वार्तालाप हुआ उससे नहीं किया, तो लड़की ने उनको ये कहा कि देखो, वी आर ऑल स्टूडेंट, हम सभी विद्यार्थी हैं। लड़की ने ये भी कहा कि मेरा पिता भी विद्यार्थी है, वो मेरे पिता है इसलिए अलग कैटेगरी में नहीं, वो भी विद्यार्थी है। क्योंकि आदमी निरंतर सीखता है, जो सीखता है वो दूसरे को सुनता भी है, क्योंकि उसको पता है कि क्या है आगे वाला जो कुछ बोल नहीं रहा है। और आश्चर्य की बात है, ये सारी बातें शिक्षा, विद्यार्थी, स्टूडेंट होना, ये आज गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन ही हो रही थी, तो उसमें कोई गलत नहीं। आप गुरु को किस लिए पूछते हो? क्योंकि वो आपको गुरु है, ज्ञान देता है। तो इंसान प्रकृति से सीखता है, इंसान जानवरों से सीखता है, इंसान किसी से भी सीखता है। मैं नहीं चाहता कि जो सबसे बड़े वकील है, जो सबसे बड़ी फीस देते हैं भारत में, 25-25 लाख रुपए एक बार खड़े होने के, वो भी रोज सीखते हैं नए केस से। चार्टर्ड अकाउंटेंट रोज सीखता है, शिक्षक रोज बच्चों से सीखता है, हम पत्रकार हैं, हम रोज सीखते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज नई चीजें पता पड़ जाती है। तो इंसान को हमेशा एक शिक्षक होना जरूरी है। ये जिस राम को मानते हैं उस राम की ही कहानी सुनाए। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई आज के डेट में सोच सकता है कि किसी पत्नी का कोई अपहरण करके ले जाए और उस आदमी जब मरणासन्न स्थिति में आप उसको रखो, तो आज का व्यक्ति तो गदा से उसका मुंह छिन्न भिन्न कर देता, हाथ काट देता, टुकड़े टुकड़े कर देता कि तू मेरे पत्नी को कैसा उठा के ले गया। लेकिन राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा लक्ष्मण को कि ये ज्ञाता पुरुष जा रहा है पृथ्वी से, ऐसा ज्ञाता कभी आएगा नहीं पृथ्वी पर, जाके सीख उससे। और लक्ष्मण को बोला कि तू उसको गुरु मान। लक्ष्मण ने रावण को गुरु मानकर उनके चरणों में बैठकर शिक्षा ली उनसे। ये तो विद्यार्थी होने का सबसे बड़ा वो है। तो विद्यार्थी तो भगवान भी जब इंसान के रूप में आए तो वो विद्यार्थी ही रहे। तो उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उस लड़की ने जो कहा वो तो सनातन धर्म का नहीं, हर धर्म का, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, किसी भी धर्म को आप उठा ले लो, आप झरस्टिज्म, हर धर्म में विद्यार्थी होना ही जरूरी है, तभी तो आप सीखोगे, पालोगे। तो उसने ये कहा कि एक कैटेगरी हमारी है विद्यार्थी की, हम यहाँ लिखते हैं ट्रुथ, हम ऑनेस्ट हैं, हम लगातार सीख रहे हैं, लोगों से
ले रहे, ज्ञान ले रहे। तो राहुल गांधी ने कहा दूसरी जो कैटेगरी कौन सी होती है, बोले बाकी एडियट होते हैं सब, जो विद्यार्थी नहीं वो एडियट है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको सारा ज्ञान प्राप्त है, उनको लगता है सब अंदर से ही ज्ञान उनको आ रहा है, वो दूसरों को तवज्जो नहीं देते, और फिर अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए वो लार्जर दैन लाइफ इमेज बनाते हैं, फिर वो बड़े बड़े इवेंट करके अपने आप को थोपते हैं जनता पे। वो एक अलग कैटेगरी है एडियट। फिर राहुल गांधी ने कहा एक तीसरी कैटेगरी भी है, उस कैटेगरी में अंधभक्त लिया। तो उसने कहा कि जो इन एडियट को भगवान मानता है वो अंधभक्त है, उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब राहुल गांधी ने जैसे ही कहा एडियट, सारा सत्ता पक्ष उठ के खड़ा हो गया, मानो उनको ही कहा होगा। मैंने तो वो देख के मैं इतना ही समझा कि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सारे एडियट उठ के खड़े हो गए ये बताने के लिए कि आपने हमको कैसा कहा। अब मैं रास्ते में जा रहा हूं, कोई कहेगा ये मोटे, तो मैं पीछे मुड़ के देखूंगा, लेकिन किसी ने कहा कि ओ चौधरी, तो मैं पीछे मुड़ के क्यों देखूं? किसी ने कहा ओ यादव, ये मोदी, मैं अपना चलूंगा। अभी कोई और किसी को आवाज लगा रही होगी, हर आवाज के पीछे थोड़ी ना मुड़ मुड़ के देखता है कोई। यदि कोई कहेगा अशोक वानखड़े, तो मैं कहे वानखड़े, मैं पीछे मुड़ के देखूंगा। और यदि चौधरी बोलने पे मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मान लीजिए मैंने चौधरी नाम मेरा पहले कभी था, मैं यहाँ पे फ्रॉड बन के वानखड़े बन के आया हूं। तो ये उनका क्यों उत्तेजित होना? अच्छा, पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, अरे थ्री इडियट नाम की पिक्चर आ गई, सेंसर बोर्ड ने उस पिक्चर को सैंक्शन कर दिया। जब एक थ्री इडियट नाम की फिल्म हो सकती है समाज में, तो समाज सुधारने का काम करती है। वो थ्री इडियट एक समाज सुधारक फिल्म थी। तो इडियट ये शब्द वहां यूज होता है, तो पार्लियामेंट में ऐसा क्या तकलीफ होगी? मैंने एक जगह किस्सा भी सुनाया, जब सुमित्रा आदरणीय ताई जी हमारी स्पीकर थी, तब एक किस्सा आ गया कि एक, आपको बता दूं, गोडसे ये नाम पार्लियामेंट्री था, असंसदीय शब्द था गोडसे। गोडसे शब्द इससे निकाल दिया जाता था, किसी ने कह भी दिया। तो एक ऐसा सांसद आया जिसका सरनेम ही गोडसे था। अब उनने ताई जी के पास कंप्लेंट की, ताई जी कोई मेरा नाम ही नहीं लिख के आता, कहीं सिर्फ पहला नाम लिख के आता, मेरा सरनेम लिखते ही नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट में नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे बोलते समय भी मेरा नाम नहीं लेते, ये मेरे साथ अन्याय है। ताई ने चेक किया, क्यों नहीं भाई इसका नाम पूरा लेते? तो बोला साहब वो गोडसे अनपार्लियामेंट्री है। उन्होंने कहा कि अरे गोडसे, वो गोडसे अलग है, ये गोडसे सांसद है भाई। तब जाके एक कमेटी की मीटिंग हुई और वो पार्लियामेंट्री शब्द हुआ। तो शब्दों की व्याख्या बदलती है, समाज के साथ शब्द बदलते हैं। जेनजी जिसके साथ आप जिसको समझ नहीं पाए और इसीलिए आपको उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा, तो आप क्यों कहते हैं कि एडियट आपको ही बोला? तो क्या आप एडियट हो? क्या सीखना नहीं चाहते हो? लेकिन इन कैटेगरी में जब मैंने सोचा आनंद जी, तो विद्यार्थी कभी एडियट बनता है, कभी एडियट विद्यार्थी बनता है। कई बार एडियट को जब ज्यादा लोग एडियट बोलने लगते हैं तो वो सीखने का प्रयास करता है, तो वो विद्यार्थी बनता है। लेकिन ये अंधभक्त जो है वो इतने भयंकर है कि ये अपने भगवान को, यानी जो इनको जिनको पूछते हैं एडियट को, वो यदि विद्यार्थी बनना चाहे तो उसकी मां बहन करना शुरू कर देते। उदाहरण के तौर पे मोहन भागवत जी ने जब ये कहा कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ये सारे अंध भक्तों ने उन्हीं की मां बहन करना शुरू कर दी सोशल मीडिया पे। ये पाकिस्तानी हो गया, ये मुसलमान हो गया, और इसको अभी यहाँ रहने की जरूरत नहीं, संघ में से निकाल देना चाहिए, इसको घर बिठाना चाहिए, ये क्या क्या शब्द यूज नहीं किए उनके लिए। वही मोहन भागवत इन अंध भक्तों के भगवान थे। जैसा उन्होंने सुधारने का प्रयास किया, समाज के साथ जाने का प्रयास किया, इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। तो अंधभक्त जो है वो एडियट को विद्यार्थी बनने नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान का स्थान रिक्त हो जाएगा। तो ये अंधभक्त तो घनघोर मतलब धोखा है इस देश को। अशोक भाई, मैं एक चीज और इसलिए पूछ ले रहा हूं, एक साथ दोनों प्रश्न उसका। क्या राहुल गांधी जो वक्तव्य दे रहे थे, वो वक्तव्य उन छात्रों तक, उन नौजवानों तक पहुंच गया? नंबर एक। और नंबर दो, जो राहुल गांधी ने जो एक लेटर लिखा है उसमें बहुत स्पेसिफिक लेटर है और जिसको वो बेसिस बना रहे हैं।
उनका बहुत स्पेसिफिक लेटर ये कह रहा है कि वहां पे पैलेट गन चलाने की आज्ञा किसने दी, हुज ऑर्डर वाज दिस, अगर आप नहीं है तो कौन है, एक तो वो ये कह रहे हैं। और अब पेपर में भी आ गया, आरएएफ की जो आईजी है वो भी उसमें गुस्सा है कि कैसे दिया गया, और उसने बताया कि डीसीपी पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, उसने कहा था। दूसरी बात वो और बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो सादे वर्दी में लोग थे, ये गुजरात से बुलाए हुए गुंडे थे, लॉरेंस बिश्नोई के गुंडे थे। ये उन्होंने नहीं कहा, मैं और आप पूछ रहे हैं। ये आरएसएस की शाखा के लोग थे। ये कौन थे, इसको आप आइडेंटिफाई करके बताइए, क्योंकि उस सादी वर्दी में कोई डंडा, ये दोनों चीजें हैं। तो क्या आज जब उन्होंने कहा कि शायद डर के मारे नहीं आए, ये बात चिपक गई और अपनी बात वो छात्रों तक पहुंचा पाए कि नहीं? देखिए, राहुल गांधी ने जितना भी बोला वो तो देश की जनता तक पहुंच गया। भाई, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भी तो विद्यार्थी थे भगवान श्री कृष्ण के, और भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहीं ना कहीं से दीक्षा ली थी, उनके भी तो संदापनी गुरु थे। तो शिष्य तो आदमी हमेशा रहता है। साक्षात गीता बताने वाले श्री कृष्ण ने उसी मैदान में, कुरुक्षेत्र में, हाथ में शस्त्र उठा लिया था, भूल गए थे अपनी प्रतिज्ञा। और फिर भीष्म पितामह ने जब उनको याद दिलाया तो वो भीष्म पितामह से सीख के वापस आ गए। स्वयं गीता बताने वाले श्री कृष्ण विद्यार्थी बनते हैं। तो ये तो अब समाज पे चिपक गया कि ये एडिएट खुद को ही घोषित कर गया है। बिना चुपचाप सुनते तो ये भी विद्यार्थी कहलाते, या तो ये अंधभक्त है या इडियट है। इन दो में से एक कैटेगरी में ये पक्का इन्होंने अपने आप को लेबल कर दिया। दूसरी बात, राहुल गांधी ने क्या कहा, और मुझे बिरला जी का इतना बेतुका और इतना मतलब क्या कहे, शब्द नहीं अपने पास कहने के लिए, क्योंकि उस कुर्सी पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, मालवनकर जी से लेकर सुमित्रा महाजन तक, कितने भी इतनी मर्यादा नहीं गिराई होगी जितने इस आदमी ने इस स्पीकर पद की मर्यादा गिराई। उनने कहा कि भाई प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते, डर गए क्या? डरते? तो बोले नहीं नहीं, जिस डिपार्टमेंट का है बिल, उस ऐसा किसने कहा? ये बिल के बारे में सबसे पहले दुनिया को किसने बताया? प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने बच्चों को सुबह सुबह रील बना के, आजकल प्रधानमंत्री को नींद नहीं आती, जेनजी सपने में आते, तो रात को उठ के रील बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे डालते हैं। उन्होंने तो बताया था। जब प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को ओपन किया, सारी दुनिया के सामने सबसे पहली बार लाया कि हम एक कड़ा कानून ला रहे हैं, तो वो कड़ा कानून क्या है ये प्रधानमंत्री वहां बैठ के नहीं सुनना चाहते। प्रधानमंत्री तो अपने आप में महान है। उनका रिकॉर्ड देखिए विधानसभा का जाके, गुजरात में, वहां पे भी नहीं बैठते थे ज्यादा। ये समझते नहीं हाउस को कुछ। नहीं तो आज इतना बड़ा महत्वपूर्ण है जो पूरे जेनजी को एड्रेस करने वाला है, जैसा सत्ता पक्ष कहता है, तो वहां होना चाहिए। फिर किरण रिजिजू झूठ बोलते हैं। उन्हें बोला बच्चों को जो चाहिए कानून हम ला रहे हैं। बच्चों ने कानून नहीं बोला था। कानून तो 2024 में भी आपने बनाया था, मतलब अमेंड करके लाया था। तब भी बोला गया था कड़ा कानून लाए हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो गए। विद्यार्थी जवाबदेही चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1, और आपके पूरे सिस्टम में सुधार चाहते हैं। आपका पूरा सिस्टम गल गया है। तो ये कहना बिल्कुल उनका गलत था, और ये मुझे लगता बहुत ही बेजवाबदार वक्तव्य था कि प्रधानमंत्री को क्यों चाहिए, जिस जो मंत्रालय है वो तो आ गए हैं। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने आदेश दिया, तो किरण रिजिजू उठ के खड़े हो गए। आप असत्य मत बोलिए, आप हमारे पास प्रूफ लाइए, आदेश दिया क्या? अब मेरी बात सिंपल सी है, किरण रिजिजू को थोड़ा पढ़ लिखिए, जरा लाइब्रेरी जाए, पार्लियामेंट के जरा पुराने भाषण देखे। आज भी आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते रहिए, आज भी, सदन में और सदन के बाहर। मुझे बताइए, इंदिरा गांधी का एक सिग्नेचर आदेश पे, इमरजेंसी के आपातकाल के आदेश पे राष्ट्रपति की सिग्नेचर थी, लेकिन जिम्मेदार कौन माना जाता है? इंदिरा गांधी। हम भी मानते हैं जिम्मेदार इंदिरा गांधी। कार सेवकों की फायरिंग हो गई, मुलायम सिंह ने फायरिंग की क्या? मुलायम सिंह ने आदेश दिया क्या? आदेश जिस अधिकारी ने दिया, जिसने साइन किए, वो तुम्हारे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में है, और मुलायम को गाली देते हो। लेकिन मुलायम सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मानते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे।
तो गृह मंत्री की ये जिम्मेदारी है। यदि पुलिस क्या करती है और गृह मंत्री का पुलिस पे इतना भी कंट्रोल नहीं, तो उनको वैसा भी त्याग पत्र दे देना चाहिए, इतने कमजोर है। हमारी दिल्ली पुलिस यदि हमारे होनहार बेटियों के, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनके साथ व्यभिचार हुआ, वो सिर्फ न्याय मांगने के लिए एफआईआर कर रही थी और पुलिस उनको डंडे मार रहे थे, जूते के नीचे रगड़ रहे थे, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाके एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। तो क्या ये जिम्मेदारी गृह मंत्री पे नहीं आती क्या? और यदि गृह मंत्री पे जिम्मेदारी नहीं है कोई, पेलेट गन चलाने की भी जिम्मेदारी गृह मंत्री बिल्कुल पाक साफ है, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ने तो पेपर लीक नहीं करवाए थे। धर्मेंद्र प्रधान तो पेपर की कॉपी लेके रात को 15-15, 20-20 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा क्यों लिया? क्योंकि वो सिस्टम के मुखिया थे, लगातार उनके होते हुए पेपर लीक हो रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेन तो नहीं चला रहे थे। दक्षिण भारत में जब एक्सीडेंट हो गया, लाल बहादुर जी का क्या था संबंध रेलवे से? वो रेलवे मंत्री थे, रेलवे में बैठे थे, जीवन में कभी उन्होंने रेलवे नहीं चलाई थी, जीवन में उन्होंने कभी ट्रैक नहीं बिछाए थे। लेकिन आज भी हम गर्व से कहते हैं कि एक रेलवे एक्सीडेंट का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। ये शास्त्री जी की महानता थी। तो क्या गृह मंत्री पे आरोप नहीं लग सकते? आदेश की प्रति दिखाओ, वो आया। फिर इंदिरा गांधी को गलत मत कहो, आदेश की प्रति दिखाओ। इंदिरा गांधी ने कहा इमरजेंसी लगी। कई चीजें हैं। आज का पार्लियामेंट का चर्चा, जब भी हम आजकल पार्लियामेंट सुनते हैं, इतना ओछा डिस्कशन होता है, ये लोग पढ़ते नहीं, ये लोग अपने पुराने डिबेट्स नहीं। एक समय था जब हम पार्लियामेंट कवर करते थे आनंद जी, तो सांसद नया जो आता था उसका समय या तो पार्लियामेंट में जाता था या बाकी समय वो लाइब्रेरी में बैठता था, पुराने डिबेट सुनता था, पुराने डिबेट की कॉपी देखता था, पुराने डिबेट पढ़ता था, उसमें से पैराग्राफ उठाता था, कोट अनकोट सीखता था बोलना कि अटल जी ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, फिरोज गांधी कैसे बोलते थे, उनके भाषणों से लोग सीखते थे। जॉर्ज फर्नांडिस कैसे पार्लियामेंट में दहाड़ते थे, कैसे तर्क रखते थे, वो पढ़ना चाहिए। ये वहां से आ जाते हैं रबर स्टैम्प बन के, यहाँ सांसद में भत्ता खाते हैं, बैठ जाते हैं, जब चाहे तब हाथ ऊपर करना, जब चाहे तब किसी को भी व्यभिचारी बोल देना। वो हल्ला ब्रिगेड बन के रख दिया है पार्लियामेंट। एक माइकल लाल उठ के खड़ा नहीं हुआ तो बोलने दीजिए उसको इडियट। हम तो सब विद्यार्थी है, आज भी सीख रहे हैं, उसने हमको थोड़ी कहा, लेकिन खुद पे ही अपने चश्मा कर दिया कि इडियट है हम, इडियट है हम। और इसकी वजह से क्या राहुल गांधी ने गलत क्या कहा? यदि आदेश से नहीं हुआ गृह मंत्री को, तो फिर गृह मंत्री की पकड़ ही नहीं है डिपार्टमेंट में। इतना घनघोर, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि बहुत गलत काम हुआ है। इतना गलत काम यदि हुआ है, कल भी ऐसा ही हुआ। प्रियंका जी ने जब कहा कि हमें ऐसा शिक्षा मंत्री मिला है जो व्यभिचारियों की रिहाई को जस्टिफाई करता है, तब भी चिल्ला चोट मचाई ना। जोशी जी ने ही कहा था कि जो हुआ वो कानून सम्मत हुआ, ठीक हुआ। कानून सम्मत होता जोशी जी तो सुप्रीम कोर्ट उनको वापस जेल नहीं भेजती। वो कानून सम्मत नहीं हुआ, वो पार्टी सम्मत हुआ, क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान सूट होता है। तो उस घिनौना काम करने वाले को आपने जेल के बाहर निकाला और जस्टिफाई किया। तो कुल मिलाकर इन लोगों को अभी इतना असहाय हो गए हैं ये लोग कि इनको हर चीज, आप मजाक में भी बोलो कि अरे क्या सब तानाशाह बैठे हैं, तो खुद खड़े हो जाए, तानाशाह कैसा कहा, तानाशाह कैसा कहा। अरे आपको नहीं कहा भाई, नहीं कहा। अशोक भाई, मैं एक छोटी सी चीज, क्योंकि उस पर आपसे मुझे बातचीत नहीं हो पाई थी। ये पूरा आंदोलन चला, जंतर मंतर पे सफल आंदोलन कहेंगे, उसपे सोनम वांगचुक साहब ने अपना खुद ही किस तरह से वो सरकार के प्रभाव में आ गए, कैसे उन्होंने नड्डा जी से सूप पी के वो अपना किनारे हो लिए। दूसरा, फिर किस तरह से ये आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी भी आई, बच्चे आ गए, बच्चे बस में नहीं थे, बच्चे मान नहीं रहे थे, छात्रों को बिल्कुल क्लियर था कि हमें इस्तीफा चाहिए। और उधर राहुल गांधी का भी एक रोल था जो बहुत बहुत सकारात्मक था। पीएम के घर के बाहर जो धरना था वो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद जो उन्होंने नेहा को बुला के अपने घर बात की और उसके साथ जो जो प्रेस को संबोधन किया, बहुत छोटे छोटे 3-4 मिनट के,
वो भी बहुत बड़ी चीज ये बताते हैं कि राहुल गांधी को कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए कि मैंने किया, बाकी लोगों को क्रेडिट मैंने किया। तो ये यहां से अब ये आंदोलन किस तरफ आप देख रहे हैं, कहां जा रहा है? ये आंदोलन सर, अब इस आंदोलन ने कई चीजों की नींव डाली। उदाहरण के तौर पे यदि मैं कहूं आपको कि जेन जी के बाद जेन मिलियन, जो मिलेनियम जो है अगला, जिनसे जूनियर छोटे बच्चे हैं, वो उठ के खड़े हो गए। आपके उत्तर प्रदेश में कहीं दरवाजे नहीं थे टॉयलेट में, तो बच्चों ने हड़ताल कर दी, दरवाजे लगवाने के लिए मजबूर कर दिया। एक प्रिंसिपल किसी 9th क्लास की लड़की को छेड़ गया तो 5वीं के लड़के सब मिलके सत्याग्रह पे बैठ गए। आज मध्य प्रदेश में किसान सीएम के ऑफिस के बाहर, मतलब किसान धरना देके बैठे हुए हैं, सीएम सांस रुकी हुई है मध्य प्रदेश के मोहन यादव की, क्योंकि लोगों को एक समझ में आ गया है कि अब हमें डर से लड़ना होगा, इसके इनके इनके जो दमनकारी दर से लड़ना होगा। क्या बच्चों ने कहा, कुछ बच्चों की जो सिंबॉलिक है, वो मीम्स हो सकते हैं, जोक्स हो सकते हैं, लेकिन वो मानसिकता बताते हैं। एक वीडियो आया था, एक लड़का आया और वो पुलिस वालों को बोलता है 21 तारीख को, बोलता अंकल आपके पास लठ है? तो पुलिस वाले ने बोला हाँ। तो बोला मैं वहां आता हूँ, मुझे मारिए 3-4। तो बोला क्यों? बोला अंकल कल मैं नहीं आ पाया था 20 तारीख के आंदोलन में, मेरे सभी साथियों ने लठ खाए, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, आप मुझे मारिए ना, लठ की चिंता नहीं है। जब आंदोलन खत्म हो गया और लड़के जा रहे थे तो पुलिस वालों को बोलते थे अंकल करके संबोधित करते थे। बोले अंकल फिर से लठ लेके तैयार रहना, अब और दूसरे मंत्री का इस्तीफा लेने आएंगे, अब मारना हमें, हम इस्तीफा लेंगे। एक युवा लड़की खड़ी हो जाती है एक पूरे पुलिस वैन के सामने अकेली, ये उसकी ताकत है। क्या करोगे? रोन दोगे? रोन दो। जिस दिन डर नहीं जाएगा तो विज्ञापन याद आता है मुझे, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे जीत है। आपने पेरेड गन मारी, बच्चों को क्या जानवरों जैसा पीटा, जानवरों को भी नहीं कूटते हैं लोग, वैसा पीटा। क्या नहीं किया बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ क्या नहीं किया? ये मनोबल तोड़ना चाहता था। ये सब मेडिवल पीरियड के मानसिकता में पहुंच गए थे। जैसे मध्ययुगीन जो आक्रांता थे, वो इसलिए नहीं कि वो अय्याश थे, वो इसलिए आके इज्जत लूटते थे महिलाओं की, ताकि मनोबल गिरे समाज का, कोई उठ के नहीं खड़ा हो जाए। ऐसा मनोबल गिराने के लिए आपने बच्चों के साथ व्यभिचार के, मेरे कपड़ों पे हाथ डाला, उनके शरीर को रोंदा उनके। लेकिन आजकल के बच्चे ये सब कुछ होने के बाद फिर लड़ाई पे आ गई। जी। तो कुल मिलाकर अभी इतनी स्थिति खराब है इनकी, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है शुरुआत कहां से करें। अब क्या हो गया, डब्बा दरवाजा खोल दिया जेन जी ने। अब हर आदमी सोचता है कि मुझे आवाज उठानी होगी, मुझे डर के नहीं चलना होगा। इन बच्चों ने सिखाया, बच्चों गुरु बन गए बच्चे पूरे समाज के। ये जो इनका भय था दो गुजरातियों का, अरे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बहुत प्रताड़ना करते हैं, पुलिस कई केसेस लगाएंगे, और वो जेन जी की ताकत इतनी हो गई कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, क्योंकि सरकार जब जब ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे दौड़ती है। जिस आदमी ने ये कॉकरोच कह के ये पार्टी जिंदा की, जिस न्यायाधीश ने ये कहा कि मेरे पास समय नहीं अभी सुनने का, और उसके बाद लिपापोती वो कर रहे थे कि रिट पिटीशन नहीं थी, सिर्फ एप्लीकेशन था। अरे न्यायपालिका तो ऐसे बर्बरता पे पूर्ण व्यवहार देखते हुए सुओ मोटो लेते हैं, स्वसंज्ञान लेते हैं और नोटिस इशू करता है। आपके पास तो एप्लीकेशन देने के बाद भी आपने कहा, और एक रात पहले आपको पेन ड्राइव देखने के बाद भी आपने कहा नहीं। बैडमिंटन खेलने का समय है आप लोगों के पास, देश पे इतना बड़ा कांड हो गया, आपको देखने की समय नहीं है। फिर उन्होंने लिपापोती की, फिर एकदम उनको प्रेम उन बनाया। जब हियरिंग शुरू हो गई तो उन्होंने कहा बहुत बर्बरतापूर्ण काम हुआ। फिर धीरे से इंटरिम जजमेंट दिया कि 18 साल के बच्चों पे कोई केस नहीं होगा, 18 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर पुराना एफआईआर होगा तो केस, मतलब ऐसा ये कौन सा काम है? जेन जी ने कहा कि हमको सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं चाहिए, कुछ अतिरिक्त दे रहे हो तो दो। हमारी मांग जो है कि इस आंदोलन में शरीक किसी भी लड़के पे एफआईआर नहीं होगी, या पुरानी होगी या आईटी होगी, और तुरंत जेल से रिहा किया जाए। किस बच्चे पे यदि 2 साल पुरानी कोई फर्जी एफआईआर होगी, आप बदले की भावना में 2 साल तो कुछ नहीं किया और आप अरेस्ट किया तो उसको कंटिन्यू रखोगे?
किसका खेल समझ रहे हो? सर्वोच्च न्यायालय समझता है दुनिया इतनी मूर्ख है, आप खेल खेलोगे लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैन जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमको कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आज के युवाओं के बारे में, आज के बेरोजगार के बारे में कोई लेना देना नहीं, वो कॉकरोच समझता है उसको। उनके पास समय नहीं होता कॉकरोचों के ऊपर ये हमले होते हैं तो उन्होंने भी स्टैंड लिया, हमें कोई लेना देना नहीं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट अतिरिक्त देना चाहती है तो स्वागत है, लेकिन जो सरकार से हमारा एग्रीमेंट हो गया सरकार उसको फुलफिल करे, सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ना छुपे। मैं अशोक भाई एक अंतिम प्रश्न पूछ के खत्म करूंगा, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि है तो उसकी बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसमें कोई उलटफेर होता है तो बहुत सी चीजें चेंज होगी। बांकीपुर बिहार में एक इलेक्शन हो रहा है नितिन नवीन की सीट पे। वो सीट ट्रेडिशनली पिछले 9 इलेक्शन नितिन नवीन है उनके पिताजी जीते हुए, बीजेपी का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है। शहर की सीट है पटना की, वहां पे हालांकि कास्ट बोला जाता है लेकिन 15% कास्ट है, 11% वैश्य हैं। इन सबके बीच वहां एक और जो इनके लिए मुश्किल खबर है, 3,80,000 वोटर हैं वहां पे, 1.25 लाख करीब जेंजी वोट, मतलब जेंजी मतलब 18 साल से 25 साल तक के। और वो जेंजी आज की तारीख में किसी के बस का नहीं है। जब धर्मेंद्र प्रधान की अपनी लड़की माफी मांग रही है कि भाई जो हुआ मैं उससे माफी कर रही हूँ, तो बाकी किसी के क्या बात कर। छोड़िए, आसाम के कैबिनेट मिनिस्टर की लड़की कहती है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सारंगी की सांसद है ओडिशा से, क्या कहती थी? मेरे माता पिता ने बहुत प्रेशर डाला डिलीट करने के लिए, मैं नहीं करूंगी, आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। तो ऐसे में वो बांकीपुर का जो चुनाव है उसमें प्रशांत किशोर के पक्ष में ये बात कही जा रही है कि अगर भाई जेंजी आ गया है, एक दूसरा सम्राट चौधरी से लोग गुस्सा है, 2, और तीसरा प्रशांत किशोर ने पब्लिकली कहा है कि कल नीतीश कुमार का एक एआई जनरेटेड वीडियो इन्होंने किया, उसका असली वीडियो भी नहीं ले आ पाया, और प्रशांत किशोर ने उसको चैलेंज किया है कि ये तो एआई। मैं इन सारे के बीच में बांकीपुर चुनाव की अहमियत, और अगर वहां पे प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो मेरे हिसाब से भारत की राजनीति जो होगी बिहार के सबसे बड़े लीडर के रूप में, क्योंकि वहां लीडर की क्राइसिस है, देयर इज नो लीडर। ये देखिए इसके नतीजे, उस सीट के नतीजे इस देश की राजनीति की दिशा तय करेगी, देख लीजिएगा उसके नतीजे। हालांकि पूरा ज्ञानेश कुमार लगे होंगे अभी दिन रात मेहनत पे, बेचारे चुनाव जितवाना वो उनका काम है जी। अब ये नवीन वगैरह कुछ नहीं, वोटर कितने वोट देंगे, कितने गिने जाएंगे भगवान जाने। नहीं, वहां मैं एक अच्छी स्टैटिस्टिक्स बता दूं अशोक भाई, वहां अभी तक जो पिछले 3-4 इलेक्शन है वहां 35% से 40% वोटर वोट पर देते हैं। बिहार का एवरेज 65% रहता है, वहां पे कम लोग देते हैं, 40%। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वोटर परसेंटेज ज्यादा होगा, और ये परसेंटेज इस बार करीब 70 क्रॉस करेगा। जी जी जी, क्योंकि अगर यहाँ 70 और क्रॉस किया बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंट ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। वो सीट ट्रेडिशनली बीजेपी की है, लेकिन इस बार फंस गई, आप मान लीजिए। जी, और मैं अशोक भाई सार्वजनिक रूप से कहूँ, हमने बहुत कई बार कहा है कि भाई प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स को, लेकिन एक चीज तो उनको हम देंगे ही देंगे, वो व्यक्ति पिछले 4 साल से बिहार की गली गली गांव गांव घूम रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, हमने भी प्रश्न उठाए, लेकिन उसने बिहार छोड़ा नहीं है, और ये तो उसको देना ही पैसा भी है। देखिए उसके पास पैसा है, वो खुद कहते हैं कि मैंने कमाया इतना पैसा। वो सैकड़ों करोड़ रुपए लेता था ये राजनीतिक दलों से ज्ञान देने, इन लोगों ने दिया है उसके। वो जिस दिन सारे खुल के बोलेंगे पैसा कहां से आया, वो इन्हीं का अकाउंट दिखा देगा, आप ही लोगों ने कितना दिया है। तो इसलिए पैसा कहां आया करके ये बीजेपी वाले भी चुपचाप बैठे हैं अभी। सोशल मीडिया में कुछ भोग करने वाले होते हैं, वो करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सीट फंसी है इतना पक्का। चलिए अशोक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल में अब राजनीति ने, और मैं अंतिम बात इसलिए नहीं, अगली बार करेंगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हैज आल्सो अराइव्ड, ये जो डिजिटल मीडिया था, इसको भी आई एग्री। हाँ, इट हैज अराइव्ड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई।